नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज की बिग पिक्चर सिर्फ एक खबर की नहीं बल्कि उस पूरी चेन की बात है जो छोटे से स्ट्रेट से निकलकर सीधे आपकी जेब तक पहुंचती है, पेट्रोल पंप तक पहुंचती है, आपके निवेश तक पहुंचती है और भारत के राइस सेक्टर तक पहुंचती है। दोस्तों, बात हो रही है अमेरिका ईरान युद्ध की और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिसे दुनिया का सबसे सेंसिटिव वाटरवे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, ये कोई टकराव नया नहीं है। फरवरी यानी कि 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के सैन्य, सरकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाया और इसी कार्रवाई में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए थे। दोस्तों, अमेरिका ने उसके बाद में अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ अप्रैल में, और जून में 17 जून को फ्रांस में MOU पर साइन भी हुआ। दोस्तों, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड उसने हटाया और जून के मध्य के बाद चीजें ठीक होनी शुरू हुई और जो क्रूड था वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। जुलाई के पहले हफ्ते में स्थिति फिर बिगड़ी। 7 जुलाई को अमेरिका ने 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमला किया और ईरानी तेल बिक्री पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। और इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज किए। 8 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। 9 जुलाई को अली खामनेई के अंतिम संस्कार मशहद शहर में हुआ और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई, जो अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता हैं, इस अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे। विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे। और अब दोस्तों बात करते हैं आज यानी कि 13 जुलाई की स्थिति की। तो बीते वीकेंड में लड़ाई और तेज हुई। अमेरिका ने एक ही रात में करीब 140 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। और जवाब में ईरान ने कुवैत, ओमान, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में मौजूदा अमेरिकी हितों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले का दावा किया है। जॉर्डन ने अपनी सीमा में दाखिल हुई 4 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। यानी यह अब सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रही बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या हॉर्मुज सच में बंद है? ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और 11 जुलाई को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने एक जहाज पर हमला करने के बाद यह घोषणा की, जब तक अमेरिका अपना इंटरफेरेंस बंद नहीं करता तब तक यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और मैरीटाइम नेविगेशन की आजादी बरकरार रखी जाएगी। सच्चाई इन दोनों बयानों के बीच में कहीं है। ना तो यह पूरी तरह से बंद है दोस्तों, और ना ही सामान्य रूप से यह खुला है। आंकड़े इसी कंफ्यूजन को साफ करते हैं। युद्ध से पहले हर दिन औसतन करीब 110 जहाज यहां से गुजरते थे। जुलाई के पहले हफ्ते में यह संख्या घटकर 18 से 22 जहाज प्रतिदिन रह गई थी और ताजा हमलों के बाद मैरीटाइम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विंडवार्ड के मुताबिक एक 12 घंटे की अवधि में सिर्फ 6 जहाज इस रास्ते से गुजरे हैं। यानी यह पूरी तरह से रुका नहीं है लेकिन बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। जो जहाज चलते भी हैं वे या तो अमेरिकी सैन्य निगरानी में गुजरते हैं या फिर ओमान की ओर से सुझाए गए अल्टरनेटिव सदर्न शिपिंग का रूट का वो इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने वॉर रिस्क इंश्योरेंस कई गुना बढ़ा दिया है। सामान्य समय में यह प्रीमियम किसी जहाज की कीमत के करीब 0.001% के आसपास होता है, लेकिन तनाव के चरम पर यह बढ़कर लगभग 4% तक पहुंच चुका है। और जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी यानी स्पूफिंग की घटनाएं भी हाल में फिर से बढ़ी हैं, जिससे जहाजों की सुरक्षित नौवहन क्षमता प्रभावित होती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि तेल बाजार की, तो आज 13 जुलाई की सुबह ब्रेंट क्रूड का भाव लगभग $79 पर बैरल के आसपास है। अभी जब तकरीबन 4 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन $78 पर
बैरल पर है, यानी कि ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं। जबकि लास्ट वीकेंड की लड़ाई के बाद ये करीब 4% से ज्यादा ये उछल गया था और $79 को पार कर चुका था और उम्मीद करी जा रही थी कि $80 भी कहीं ये पार न कर जाए, $85 तक ना पहुंच जाए। ऐसे में टेंशन बढ़नी लाजमी हो जाती है क्योंकि बाजार के ऊपर और बड़ा दबाव आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि 22 जून का जो स्तर है तो उसके बाद का यह स्तर सबसे ऊंचा है। जी हां, जो 22 जून को लेवल था उसके ऊपर 79 के पार जाना ये एक ऊंचा स्तर है। दोस्तों यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि तेल बाजार शेयर बाजार से पहले क्यों प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि तेल एक फिजिकल कमोडिटी है और जिसकी सप्लाई किसी एक ज्योग्राफिकल जगह पर निर्भर करती है, जबकि शेयर बाजार कंपनियों के मुनाफे और भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। जब सप्लाई में जोखिम आता है ट्रेडर्स तुरंत तेल में जोखिम प्रीमियम अपना जोड़ देते हैं। अब दोस्तों आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए 3 सिनारियोज हैं, उनको समझते हैं। तो पहला बेस्ट केस, अगर अगले कुछ हफ्तों में बातचीत फिर शुरू होती है और सीमित संघर्ष के बाद स्थिति स्थिर होती है तो ब्रेंट 75 से $80 के दायरे में बना रह सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि 75 से और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये स्थिति हम पहले देख चुके हैं। $70 से $72 के बीच में आ गया था कूल ऑफ होने के बाद में। और दूसरा अगर हम सिनारियो देखें, जो मौजूदा जैसी रुक रुक कर चलने वाली लड़ाई और बातचीत का सिलसिला बना रहे, तो फिर ये तेल यानी कि क्रूड ऑयल 75 से $85 के आसपास बीच में ये उतार चढ़ाव करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। और तीसरा दोस्तों जो वर्स्ट केस सिनारियो है, अगर हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए और संघर्ष क्षेत्रीय लेवल पर फैल जाए तो युद्ध के दौरान पहले भी तेल $120 के पार जा चुका है और उस स्तर पर दोबारा पहुंचना असंभव नहीं है ऐसी सिचुएशन में। हालांकि राहत की बात यह है कि ओपेक प्लस ने हॉर्मुज संकट शुरू होने के बाद से अपने उत्पादन कोटे में 4 बार बढ़ोतरी की है और यूएई ने भी अपना उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया है। यानी बाकी दुनिया की सप्लाई इस झटके को कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अब एक बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा मुस्तफा खामनेई के बयान का है। दोस्तों इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह बयान असली है और यह कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं है, बल्कि मुस्तफा खामनेई के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जारी एक लिखित संदेश है जो उनके पिता के फ्यूनरल के मौके पर पब्लिश हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि अपने पिता की हत्या का बदला लेना उनकी राष्ट्र की मांग है और यह जरूर पूरा होगा, चाहे वे खुद सत्ता में रहें या फिर ना रहें। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में मौजूद उनके समर्थक इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। गौरतलब है दोस्तों कि मुस्तफा खामनेई खुद फरवरी के हमले में घायल हुए थे और तब से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत और नेतृत्व क्षमता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी भी साझा की है कि ईरानी अधिकारियों के बीच ट्रंप की हत्या की योजना पर चर्चा हुई है। यह बात अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट हुई है, लेकिन यह किसी ठोस अदालती सबूत के साथ अभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुई है। इसलिए इसे रिपोर्टेड के तौर पर ही समझना चाहिए, ना कि एक कंफर्म्ड फैक्ट के तौर पर। दोस्तों इस बयान की जियोपॉलिटिकल अहमियत यह है कि यह अब एक पारंपरिक राष्ट्र राज्य संघर्ष से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत बदले की भावना से भी जुड़ गया है, जिससे संघर्ष की अवधि और इंटेंसिटी दोनों बढ़ सकती हैं। आगे ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं संभव हैं, इसे विशेषज्ञों की राय के आधार पर देखते हैं। तो पहला विकल्प है प्रॉक्सी हमले, यानी सीधे ईरान की जगह उसके क्षेत्रीय सहयोगी गुट कार्रवाई करे और इसकी संभावना मध्यम से थोड़ी सी ऊंची है। और दूसरा मिसाइल और ड्रोन हमले अमेरिकी अड्डों पर जो पहले से ही जारी हैं, चल रहे हैं। और तीसरा है साइबर हमले, जिनकी पुष्टि करना मुश्किल होता है लेकिन एनर्जी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डाल सकते हैं। और चौथा दोस्तों शिपिंग में और बाधा डालना, जैसा अभी हो रहा है। और पांचवा अगर हम देखें तो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, जिसकी संभावना अपेक्षाकृत कम है क्योंकि इससे खुद ईरान के तेल निर्यात पर भी असर पड़ता है। और छठा विकल्प है डिप्लोमेटिक, यानी कि ओमान और कतर जैसे मध्यस्थों के जरिए बातचीत की मेज पर लौटना, जो अभी भी पर्दे के पीछे जारी बताई जा रही है। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, इस बार जियोपॉलिटिकल फियर के बावजूद
सोने के दाम नहीं बढ़ रहे क्योंकि महंगाई और ब्याज दर की चिंता उस पर भारी पड़ रही है। यूरोप के बाजार भी दबाव में है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में हलचल देखी जा रही है क्योंकि निवेशक अब फेडरल रिजर्व की अगली नीति को लेकर रिकंसीडर कर रहे हैं। भारत के लिए संकट इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज रास्ते से होकर आता है। तो तेल महंगा होने का सीधा असर होता है, आयात बिल बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और रुपये पर दबाव आता है। हाल के हफ्तों में डॉलर के मुकाबले रुपया 95 स्तर के आसपास कमजोर हुआ है और अगर तेल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहा तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि रुपया 95 से 97 के रेंज में फिर से जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले ही कह चुके हैं कि अगर हॉर्मुज संकट लंबा खिंचा तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ सकती है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ सकती हैं। इसके अलावा भारत का लगभग 40% फर्टिलाइजर आयात और लगभग 30% विदेशी रेमिटेंसेस मध्य पूर्व से जुड़ा है। इसलिए यह असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं बल्कि खेती की लागत और परिवारों की आमदनी तक भी पहुंचता है। और अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत के चावल निर्यात पर। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो जहाज चलाने की लागत बढ़ती है क्योंकि जहाजों का ईंधन भी पेट्रोलियम से ही बनता है। इसके ऊपर जब कोई इलाका जोखिम भरा माना जाता है तो शिपिंग कंपनियां एक अतिरिक्त शुल्क लगाती हैं जिसे इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज यानी कि ECS कहा जाता है और इस साल मार्च में यह शुल्क प्रति कंटेनर 2000 से $4000 तक पहुंच चुका था। और इसके साथ जोड़ता है मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम जो जोखिम भरे रूट पर सामान्य से कई गुना ज्यादा होता है और इन दोनों को मिलाकर निर्यातक के लिए एक कंटेनर की लागत में हजारों डॉलर का इजाफा हो सकता है। बासमती चावल के मामले में असर साफ दिखा। युद्ध छिड़ने से पहले फरवरी के आखिर में मध्य पूर्व से मजबूत मांग के चलते बासमती की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही हॉर्मुज पर असर पड़ा मार्च की शुरुआत में कीमतों में नरमी आई क्योंकि खरीदार माल मंगाने में देरी करने लगे और फ्रेट की अनसर्टेनिटी के कारण नए सौदे टालने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई निर्यातकों ने फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB शर्तों की ओर रुख किया जिसमें माल जहाज पर चढ़ने के बाद ढुलाई की जिम्मेदारी खरीदार की हो जाती। इससे निर्यातक खुद पर फ्रेट का जोखिम नहीं लेता। कुछ निर्यातकों ने वैकल्पिक रूट खोजे और कुछ ने अस्थायी रूप से निर्यात ही रोक दिया जब तक स्थिति साफ ना हो जाए। तो भारत सरकार ने भी एक राहत का कदम उठाया। जो जहाज अपने डेस्टिनेशन बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए उन्हें उसी भारतीय बंदरगाह पर लौटकर माल उतारने की अनुमति दी गई ताकि माल फंसा न रहे। तो क्या एक्सपोर्टर्स को घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन कॉशियस रहना जरूरी है। जो व्यवहारिक कदम रोजाना उठाए जा सकते हैं वे हैं, पहला, हर दिन ब्रेंट क्रूड और शिपिंग फ्रेट्स रेट पर नजर रखना। दूसरा, अपने बीमा प्रीमियम और वॉर रिस्क कवर की शर्तों को समय समय पर दोबारा जांचना। और तीसरा, रुपये और डॉलर की एक्सचेंज रेट पर नजर रखना क्योंकि इससे मार्जिन प्रभावित होता है। और चौथा, DGFT, अपीडा और IREF की एडवाइजरी लगातार देखते रहना। तथा पांचवा, अगर हम देखें तो बंदरगाहों पर होने वाली भीड़भाड़ और देरी की जानकारी रखना। अच्छा, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि LC से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन शर्तों को समय पर पूरा करना भी जरूरी है क्योंकि देरी होने पर भुगतान अटक सकता है। तो मौजूदा अनुबंध पूरी तरह खतरे में नहीं है, लेकिन डिलीवरी में देरी और लागत बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए नए सौदों में फ्रेट और बीमा की शर्तें स्पष्ट रूप से तय करना समझदारी होगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह टकराव कुछ हफ्तों का है या फिर लंबा खींचेगा। तो इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो 4 तुलनाएं यहां पर काम की हैं। 1991 का खाड़ी युद्ध छोटा और डिसिसिव था। तेल की कीमतें तेजी से चढ़ी और फिर उतनी ही तेजी से सामान्य हुई। और 2003 का इराक युद्ध उसके बिल्कुल उलट था। शुरुआती सैन्य कार्रवाई छोटी थी, लेकिन उसके बाद बरसों तक चलने वाली इनस्टेबिलिटी ने
क्षेत्र को पूरी तरह से जकड़े रखा और 2019 में हॉर्मुज के पास तेल टैंकर्स पर लिमिटेड हमले हुए थे, लेकिन वह पूर्ण युद्ध में नहीं बदला। तो दोनों पक्षों ने यहां पर संयम बरता और 2024 का रेड सी संकट दिखाता है कि कैसे एक सीमित लेकिन लगातार चलने वाला संघर्ष भी वैश्विक शिपिंग रूट्स को महीनों तक प्रभावित कर सकता है बिना किसी पूर्ण युद्ध के। दोस्तों, मौजूदा हालात इन चारों का मिश्रण जैसे दिखाई देते हैं। 3 संभावनाएं यहां पर फिर से हैं। तो अभी की जो संभावनाएं आप देख रहे हैं, 28 फरवरी से युद्ध हुआ है और एक नहीं 2-3 बार सीज फायर जैसी संभावनाएं बनी है। एक बार सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद छोटी मोटी अड़चनें आई, छोटे मोटे हमले हुए, फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, यानी कि एक के बाद थोड़ी सी बीच में तनातनी बन रही है। लेकिन फिर अल्टीमेटली देखिए, युद्ध से किसी का फायदा तो है नहीं। हर कोई चाहता कि युद्ध रुके, लेकिन सबको अपने अपने देश की जनता को भी खुश करना है। ट्रंप चाहते हैं कि वो युद्ध को रोकें और अपनी जीत दिखाएं, लेकिन ईरान और इजराइल, ईरान भी चाहता है रुके, लेकिन इजराइल बीच में नहीं चाहता था। लेकिन अब जिस तरह से खामनेई के फ्यूनरल में जो बातें उठी हैं बदला लेने की, उससे एक अलग सी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो अभी हमें बाजार के ऊपर भी नजरें रखनी पड़ेंगी और साथ के साथ इस युद्ध के ऊपर भी नजरें रखनी पड़ेंगी कि दोनों देश किस तरह से अपनी स्थिति को साफ करते हैं। क्या ये युद्ध को और एस्केलेट करते हैं या फिर वापस समझौते की टेबल पर आते हैं, बातचीत की टेबल पर आते हैं और समझौते को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि आज की बिग पिक्चर क्या कहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात है जो समझने वाली है कि बाजार जंग से उतना नहीं डरते जितने अनसर्टेनिटी से डरते हैं। एक निश्चित लेकिन भले ही बुरी स्थिति को बाजार जल्दी से अपने भाव में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब ये साफ ही ना हो स्थिति की कल क्या होगा, तभी सबसे ज्यादा उथल मचती है और तेल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि हर अर्थव्यवस्था की नब्ज है और हॉर्मुज इस पूरे वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धड़कन है। तो दोस्तों, जब यह लय बिगड़ती है तो इसका असर पेट्रोल पंप से लेकर आपके पोर्टफोलियो तक, आपकी किचन तक, आपकी पॉकेट तक और आपके बिजनेस में मुनाफे तक, सब जगह ये स्थिति पहुंच जाती है और सभी जगह वो इंपैक्ट डालती है। तो इसलिए आपको नजरें अपनी टिका के रखनी होंगी कि अपडेट क्या आ रहा है ईरान और यूएस की लड़ाई का। अगर शांति होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो ये सिनारियो हमारे लिए सबसे अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये लड़ाई आगे एस्केलेट होती है तो फिर हमें देखना होगा कि सिचुएशन क्या वास्तव में फिर उतनी ही बुरी हो सकती है जितनी अभी हमने 2 महीने पहले देखी थी। तो आप सभी से मैं लेता हूं इजाजत, और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ इसे अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।